प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार प्रवीण मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि क्लास चल रहा था पॉलिटी का, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पीछे लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का 2 क्लास खत्म हो गया। एक बेसिक क्लास था जिसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को मर्ज करके पढ़े थे, और फिर दूसरा राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़े, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्ति। ध्यान दीजिए, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। राष्ट्रपति की अगर बात करें शक्ति की, अगर हम राष्ट्रपति की शक्ति की अगर हम बात करें तो बताए होंगे राष्ट्रपति के पास कई शक्ति है, जिसमें सबसे पहला जो शक्ति हम पढ़ा चुके हैं उस शक्ति का नाम है विधायिका। विधायिका शक्ति। दूसरा अगर शक्ति की बात करें तो दूसरा शक्ति आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति। और तीसरे शक्ति की बात करें तो तीसरा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका शक्ति। चौथा जो हमारा शक्ति है वो है आपातकालीन। आपातकालीन शक्ति। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है सैन्य शक्ति। और सैन्य शक्ति के बाद लास्ट आता है वीटो शक्ति। तो ये क्या है? ये प्रमुख राष्ट्रपति की शक्ति है। अब इन शक्तियों में शुरुआत हम कर चुके हैं किसका? शुरुआत कर चुके हैं विधायिका शक्ति। अब विधायिका शक्ति एक बार हम रिकॉल करवा देते। विधायिका शक्ति में याद कीजिए हम कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ा चुके। एक पढ़ाए थे 79, 81, 331। उसके बाद अगर हम बात करें 331 के बाद बताए थे 85। 85 के बाद बताए थे अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 के बाद बताए थे अनुच्छेद 108। तो आज क्या पढ़ना है? तो आज का ध्यान दीजिए, आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 123 से शुरुआत होगा। तो पहले ध्यान देना, अनुच्छेद 79 के तहत हम क्या बताए थे? अनुच्छेद 79 के तहत बताए थे कि राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 81 के तहत याद कीजिए, बताए थे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 331, याद कीजिए, ये बताए होंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन इस मनोनयन शक्ति को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद 85 में आप याद कीजिए, बताए होंगे संसद से संबंधित शब्दावली, और शब्दावली में बताए थे सत्र मतलब बैठक बुलाना, सत्रावसान मतलब बैठक समाप्त करना, विघटन मतलब सदन ही भंग करना। इसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 85। एक बार आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये सब चीज समझ में आएगा, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि फालतू में टाइम पास हो रहा है। और फिर 86 में आप याद कीजिए, 86 में हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बताए थे। और अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 108 में हम बता चुके हैं किसके बारे में? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 108 की अगर हम बात करें तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन, किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बताए थे कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा जब किसी साधारण विधेयक पर
किसका? तो लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया जाएगा? तो याद कीजिए, संयुक्त अधिवेशन बताए थे साधारण विधेयक पर बुलाया जाएगा। किस विधेयक पर? साधारण विधेयक पर बुलाया जाएगा। अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया जा चुका है? 3 बार। फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार आप पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिए। अब कब कब बुलाया गया है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं, और कौन कौन राष्ट्रपति बुलाए हैं वो भी क्लियर हो चुका है उसमें। चलिए आज का क्लास अब स्टार्ट होता है। तो हम पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे विधायिका शक्ति, विधायिका शक्ति। और विधायिका शक्ति में 108 के बाद अगर हम शुरुआत करें कहां से? तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 123 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और ये अध्यादेश वास्तविक में है क्या? अध्यादेश वास्तविक में है क्या, ये समझने की बात है। तो इसको समझने के लिए, अध्यादेश को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा आगे। आगे मतलब यहां ध्यान दीजिए, हमारे देश में जो कानून बनता है, कानून बन रहा है, कौन बनाता है? तो कानून बनाता है संसद। और संसद की बात करें, कानून बनाता है संसद, और संसद के कितने सदन? संसद के 3 सदन, ये सॉरी, संसद के 2 सदन और एक अभिन्न अंग, यानी संसद के 3 अंग। एक अंग हो गया लोकसभा, एक अंग हो गया राज्यसभा, और एक अंग हो गया राष्ट्रपति। अगर कानून बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश होता है कहाँ? पेश होता है संसद में। और संसद से प्रस्ताव पारित होकर, ध्यान दीजिए, संसद से प्रस्ताव पारित होकर कहाँ पहुंचता है? तो पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। कहने का मतलब, प्रस्ताव लोकसभा से पारित होकर कहाँ जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा से पारित होकर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और फाइनली राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वह जो विधेयक है वह विधेयक कानून बन जाता है। वह विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। तो हमारे देश में कानून कब बनेगा? जब संसद की बैठक होगी, जब संसद की बैठक होगी। क्योंकि बैठक होगा तभी लोकसभा किसी विधेयक को पारित करेगा, राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करेगा। अब यहां पर सवाल है कि जब बैठक ना हो, आप याद कीजिए बताए थे कि ये जो संसद है, संसद के बैठक के बारे में बताए थे कि संसद का जो बैठक है साल में कितना बार होता है? सामान्यतः 3 बार होता है। एक बताए थे बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा बताए थे मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा बताए थे शीतकालीन, शीतकालीन सत्र। आप याद कीजिए, ये भी हम बता चुके हैं कि ये जो बजट सत्र है, बजट सत्र कब शुरू होता है? फरवरी में, और समाप्त कब होता है? मई में। फिर अगर बात करें मानसून सत्र, जुलाई में शुरू होता है, और अगर बात करें सितंबर में समाप्त हो जाता है। शीतकालीन सत्र की बात करें तो यह नवंबर में समाप्त होता है, और नवंबर में शुरू होता है और दिसंबर में समाप्त हो जाता है। अब ध्यान से आप इस बीच में देखिए, इस बीच में क्या है? हमारे देश में कानून बनेगा या तो फरवरी से मई के बीच में, या तो जुलाई से सितंबर के बीच में, या तो नवंबर से दिसंबर के बीच में। अब इस बीच का जो गैप है मई से जुलाई के बीच में, आप ध्यान दीजिए जून में,
यहां सितंबर से नवंबर के बीच में, अक्टूबर में, और फिर दिसंबर से फरवरी के बीच में, तो यहां भी रेस्ट बच रहा है क्या, रेस्ट बच रहा है जनवरी। अब इस कंडीशन में देश में क्या होगा, कंडीशन में देश में क्या होगा, कहने का मतलब है कि अगर इस महीना में, यानी जब संसद की बैठक ना हो रहा हो, उस स्थिति में देश में कानून की जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति अपने विशेष शक्ति के द्वारा उस कानून को जारी कर देता है, और उसी कानून को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश मतलब क्या, कि जब संसद की बैठक ना चल रहा हो और देश को एक नए कानून की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेष शक्ति के द्वारा जिस कानून को लागू करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, कानून के लिए क्या चाहिए, कानून के लिए लोकसभा, राज्यसभा की स्वीकृति चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। लेकिन अध्यादेश के दौरान क्या हो रहा है, अध्यादेश के दौरान स्वीकृति केवल और केवल कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहा है, केवल और केवल राष्ट्रपति अध्यादेश के समय स्वीकृति दे रहा है। अब यहां पर क्या होता है, आगे अगर हम बात करें तो याद कीजिए, संसद का तो 3 बैठक सामान्य वर्ष में होता है, लेकिन कम से कम संसद का कितना बैठक होगा, 2 बैठक, और उस 2 बैठक के बीच का जो अंतराल समय का होगा वो कितना माह, 6 माह। कहने का मतलब यहां जो हम देख रहे थे सामान्यतः 1 महीना गैप था, लेकिन यहां क्या है, जब साल में 2 ही बैठक होगा तो उस गैप कितना, 6 महीना। अब सवाल है कि सर अध्यादेश जब जारी हो गया, यह कितनी अवधि तक लागू रहेगा। संसद की बैठक शुरू होने के बाद, जैसे ही संसद का बैठक शुरू होगा, 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित करना होगा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। यदि संसद पारित कर देता है तो वह कानून आगे भी जारी रहेगा, नहीं तो यह क्या होगा, कानून समाप्त हो जाएगा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले अगर बात करें, तो शुरू होने से पहले यह जो विधेयक है कितने दिन अवधि तक लागू रहेगा, 6 माह। यानी हम बात कर सकते हैं ना, तो कुल 7 माह, कुल कितना, तो कुल 7 माह 2 सप्ताह, 7 माह 2 सप्ताह तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है। एक बार और रिकॉल कर देते, अध्यादेश क्या है, जब संसद की बैठक ना चल रहा हो, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेष शक्ति के द्वारा जिस कानून को जारी करता है या लागू करता है, उसे ही अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहेगा, तो संसद के बैठक शुरू होने से पहले वह अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा। संसद की बैठक शुरू होने के बाद वह अधिकतम 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जारी जो अध्यादेश है वह कुल कितनी अवधि तक लागू रह सकता है, तो 7 माह 2 सप्ताह। चलिए आगे अगर हम बात करें, विधायिका शक्ति में ही एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263। और अनुच्छेद 263 की अगर हम बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद का गठन करता है। किसका गठन करेगा, तो अंतरराज्य परिषद का गठन करता है। अब ये अंतरराज्य परिषद है क्या, इसको समझिए। अंतरराज्य परिषद का गठन कब किया जाता है, ये है क्या, इसका काम क्या है, तो इस पर ध्यान देना है। अंतरराज्य परिषद का गठन कब किया जाता है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, या जब 2 अलग अलग राज्य सरकार की बात करें, विवाद हो जाए। सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है, तो विवाद यदि न्यायालय में गया तो उस विवाद का निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब वही
विवाद पहुंचा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो उस विवाद के निपटारे के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। और इस अंतर्राज्य परिषद का काम क्या है, तो दोनों के बीच में जो विवाद है उस विवाद को खत्म करना। क्लियर। तो अनुच्छेद 263 के तहत किसका गठन होता है, अंतर्राज्य परिषद का। अंतर्राज्य परिषद का काम क्या है, तो अंतर्राज्य परिषद का काम है कि जब दो राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो तो उस विवाद को खत्म करना। तो विधायिका में एक और अनुच्छेद बचता है और वो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में आप ध्यान दीजिए, हम 4 प्रकार का विधायिका बताए। एक बताए साधारण विधेयक, एक बताए धन विधेयक, एक बताए वित्त विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। अब ये चारों विधेयक में धन विधेयक एकमात्र विधेयक है, धन विधेयक एकमात्र विधेयक है जिसको सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। अनुच्छेद 3 की बात करें, अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, उस राज्य की सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। इसके बाद अगर हम बात करें नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आदि किया जाता है। और ये जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्य का गठन हो रहा भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर नए राज्य का गठन हो रहा है, उस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है या नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सारा चीज होगा किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 3 क्या है, तो अनुच्छेद 3 में होने वाले सभी प्रावधान साधारण विधेयक के तहत होते। लेकिन यहां पर समस्या क्या है, तो अनुच्छेद 3 से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव को संसद में, उस प्रस्ताव को संसद में पेश करने से पहले, पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना होगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। किसकी अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। तो अभी जस्ट पता चल गया, एक तो धन विधेयक था जिसको सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी थी, और एक हम देख लिए अनुच्छेद 3 से संबंधित प्रावधान जो था वह भी क्या बता रहा था कि राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद ही हम इस प्रकार का विधेयक सदन में पेश कर सकते। तो चलिए, विधायिका शक्ति हमारा समाप्त हो गया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम कौन सी शक्ति पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति, कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति। ध्यान दीजिए, विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका का मतलब है विधि, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था। तो यह कार्यपालिका क्या है, तो संसद के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनता है उसको लागू करने का काम करता है कौन, कार्यपालिका। आगे अगर हम बात करें संघ की कार्यपालिका की बात करें, तो संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका जो है, यह कार्यपालिका किसके नाम से चलाया जाता है, तो यह कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार, संघ मतलब क्या है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में अगर संवैधानिक प्रधान की बात करें, संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए, कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें अगर हम अधिकारी की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसको एकदम याद रखना। पहला तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, एवं मंत्रिपरिषद। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 74 और 75 के तहत। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट महान्यायवादी, महान्यायवादी,
और महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होता है। फिर अगर बात करें तो आता है नियंत्रक महालेखा महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसी को कहते हैं कैग, और इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? 148 के तहत। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आता है राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 155। राज्यपाल के बाद अगर हम बात करें तो वित्त आयोग, वित्त आयोग की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है अनुच्छेद 280 के तहत। फिर अगर हम बात करें वित्त आयोग के बाद अगर हम बात करें तब आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 324 के तहत। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तब आता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग प्लस राज्य लोक सेवा, प्लस राज्य लोक सेवा आयोग, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 315 के तहत। तो राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति के तहत किन किन अधिकारियों की नियुक्ति किया है? तो एक बार रिपीट कीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो यह नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत हो रहा है? तो यह हो रहा है अनुच्छेद 74 और 75 के तहत। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो महान्यायवादी की नियुक्ति हो रहा है अनुच्छेद 76 के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 148। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यपाल की नियुक्ति 155। नेक्स्ट वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? वित्त आयोग की नियुक्ति 280। नेक्स्ट निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 324। और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 315। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही अधिकारी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति के तहत विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है, और इसके अलावा जो अधिकारी नियुक्त होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना है। उस अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है केंद्रीय सचिव। केंद्रीय सचिव के बाद SC ST आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विदेशी राजदूत, विदेशी नहीं कह सकते, इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं राजदूत। नेक्स्ट अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाषा आयोग, तो भाषा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? तो भाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति भी करता है। तो शायद इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका शक्ति हमारा समाप्त हो गया। कार्यपालिका शक्ति के बाद अगर आते हैं हम राष्ट्रपति के एक अन्य शक्ति में, तो वो शक्ति हमारा है कौन सा? वो शक्ति है हमारा न्यायपालिका शक्ति। न्यायपालिका शक्ति, और न्यायपालिका शक्ति ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा ही है, और सिर्फ इसमें 4 अनुच्छेद ही हमको जानना है। पहला अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 124। दूसरा अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 217। तीसरे अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 143। चौथा अनुच्छेद जो है वह है अनुच्छेद 72। अब ध्यान दीजिए,
इस सब में क्या क्या वर्णन किया गया। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति अपने न्यायपालिका शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट अगर बात करें अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 143 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 143 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी विषय पर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, देश के किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए सजा को वह माफ कर सकता है। अब सजा चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। अब थोड़ा सा समझना है ये है क्या, तो सजा में ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में किसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया। राष्ट्रपति इस क्षमादान शक्ति के तहत क्या क्या कर सकता है, तो पहला काम कर सकता है, वह क्या कर सकता है, वह क्षमा कर सकता है, यानी सजा को माफ कर दिया साफ। दूसरा लघुकरण कर सकता है, तीसरा वह क्या कर सकता है, तीसरा वह विराम कर सकता है। चौथा अगर बात करें प्रतिलंबन कर सकता है। और अगर हम पांचवा की बात करें तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है, पहला है क्षमा कर दिया, दूसरा क्या है लघुकरण कर दिया, तीसरा क्या है विराम कर दिया, चौथा प्रतिलंबन और पांचवा परिहार कर दिया। अब ये शब्द को समझना है क्योंकि एग्जाम में ये शब्द बहुत परेशान करता है। क्षमा कहने का मतलब क्या है, क्षमा कहने का मतलब कि राष्ट्रपति सजा को क्या किया, माफ कर दिया। अब मानिए किसी को फांसी पड़ने वाला था, वह राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना लेकर गया और राष्ट्रपति क्या किया, राष्ट्रपति उस क्षमा याचना को स्वीकार करके उसके सजा को क्षमा कर दिया मतलब माफ कर दिया। अब उसको फांसी नहीं पड़ेगा, ना ही किसी भी प्रकार का उसको होगा। अब लघुकरण कहने का मतलब है सजा को छोटा कर देना। अब मानिए किसी व्यक्ति को 20 साल का सजा है, अब 20 साल का सजा है, वो क्षमा याचना लेकर राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए उसके सजा को क्षमा नहीं किया है, उसके सजा की अवधि को छोटा कर दिया है, यानी 20 साल का था, कहा ठीक है जाओ 5 साल सजा तुमको होगा। तो वो लघुकरण क्या है, तो वो लघुकरण भी आता है क्षमादान शक्ति के अंतर्गत। क्लियर है, लघुकरण भी आता है क्षमादान शक्ति के तहत। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें विराम क्या है। अब बहुत व्यक्ति अपराध करने के बाद जेल जाता है और जेल में जाने के बाद उसका जो आचरण है वो आचरण ठीक हो जाता है, आचरण में सुधार आता है। वह व्यक्ति क्षमा याचना लगाया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसके आचरण को देखकर क्या किया, उसके सजा को विराम कर दिया, मतलब वहीं पर रोक दिया। और प्रतिलंबन कहने का मतलब विशेष स्थिति में सजा को माफ करना ही प्रतिलंबन कहलाता है। जैसे आप समझिए देश में विकट स्थिति आ गया, युद्ध की स्थिति आ गया और जेल में बहुत सारा बंद है कैदी, नौजवान कैदी, उस स्थिति में राष्ट्रपति को जरूरत है सैनिक का और नौजवान कैदी को आ रहा है गोली चलाना, वो सब ट्रेनिंग भी लिए हुए है, तो उसके खिलाफ कौन सा होगा, प्रतिलंबन जारी करके सबको बाहर कर दिया जाएगा, यानी विशेष स्थिति में। और परिहार की बात करें तो सजा के प्रकृति में बदलाव ही क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है। तो हमको लग रहा है कि शायद ये समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 124 के तहत किसकी नियुक्ति होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के तहत अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है।
और नेक्स्ट अगर बात करें अनुच्छेद 72 में किसका वर्णन किया गया है? तो क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया। अब राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति के तहत किसी भी अपराधी के अपराध पर क्या फैसला ले सकता है? तो वह क्षमा भी कर सकता है, यानी माफ कर दिया, लघुकरण कर सकता है, यानी सजा की प्रकृति को छोटा बना दिया, विराम कर सकता है, यानी आचरण के आधार पर उसके सजा अवधि को वहीं पर समाप्त कर दिया, प्रतिलंबन, विशेष स्थिति में सजा को खत्म कर दिया, और परिहार, सजा की प्रकृति में बदलाव कर दिया। तो राष्ट्रपति इतना काम कर सकता है किस पर? अपने क्षमादान शक्ति पर। और राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति को हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, तब आता है राष्ट्रपति का एक शक्ति, और वो शक्ति है कौन सा? आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्ति है, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, और फिर पूरा का पूरा ये जो राष्ट्रपति का टॉपिक है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।